नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट का 4th पार्ट, जिसमें हमने नागरिक शास्त्र का अन्य विद्यालय विषयों से सह संबंध पढ़ना है। कॉरिलेशन ऑफ सिविक्स विद अदर स्कूल सब्जेक्ट्स। अब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सह संबंध होता क्या है। तो अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में सह संबंध का अर्थ बताना चाहूँ तो सह संबंध का अर्थ होता है समन्वय। समन्वय मतलब किसी चीज़ में तालमेल बिठाना। ठीक है, तो अब हम इसे पढ़ेंगे विस्तार से। सह संबंध का अर्थ मैंने आपको बता दिया। सह संबंध का अर्थ है समन्वय बिठाना, तालमेल बिठाना। सरल शब्दों में इसे ऐसा भी कह सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि कैसे शिक्षा जगत में इसका प्रयोग या ये सह संबंध शब्द प्रयोग में लिया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसकी अगर मैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करूं तो शिक्षा में जो समन्वय या फिर जिसे हम कहते हैं सह संबंध, ये प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। समन्वय का जो यह रूप है वो हमारे प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट, नाम था उनका, शिक्षा शास्त्री हैं ये हर्बर्ट महोदय जिनको कहा जाता है। हर्बर्ट महोदय के दार्शनिक सिद्धांतों से प्रारंभ हुआ। हर्बर्ट महोदय ने क्या कहा? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य चरित्र निर्माण करना है और यह उद्देश्य निर्देशात्मक शिक्षण के माध्यम से पूर्ण किया जा सकता है। हर्बर्ट ने सर्वप्रथम स्कूल के पाठ्य विषयों में समन्वय अर्थात सह संबंध स्थापित करने के लिए कहा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि स्कूल के जो सब्जेक्ट्स हैं, हम सभी जानते हैं विद्यालय में विभिन्न विषय पढ़ाए जाते हैं। उनको गणित भी पढ़ाया जाता है, अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती है, उनको हिंदी भी पढ़ाई जाती है। इसके अलावा वो साइंस भी पढ़ते हैं, विज्ञान, और इसके अलावा वो सामाजिक विज्ञान भी पढ़ते हैं। अगर मुख्य विषयों के रूप में देखूं तो ये सारे विषय वहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। तो ये हर्बर्ट महोदय क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो चरित्र का निर्माण करना है और यह उद्देश्य कैसे पूरा किया जा सकता है? जब हम बच्चे को निर्देशात्मक यानी इंस्ट्रक्शंस दें टीचिंग के दौरान। और हर्बर्ट कहते हैं कि हमें स्कूल में जितने भी विषय पढ़ाए जाते हैं उन्हें आपस में जोड़कर, उनमें आपस में तालमेल बिठाकर, समन्वय स्थापित करके, कॉरिलेशन स्थापित करके और फिर पढ़ाना है। ठीक है, तो इन्होंने तो ये बात कह दी। इस व्यक्ति का नाम यानी जो शिक्षा शास्त्री का नाम आया है, हर्बर्ट महोदय का नाम आपने याद रखना है, क्योंकि यही हैं ये कहने वाले कि शिक्षा में विभिन्न विषयों में सह संबंध होना चाहिए। तो बहुत ही मुख्य नाम है इनका। और वैसे भी जहाँ पे आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे भी ज़्यादातर कॉरिलेशन अर्थात सह संबंध टॉपिक लगा होता है, तो हमें ये पता होना चाहिए। तो यहाँ तक की बात समझ आ गई होगी आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों, इनके बाद हर्बर्ट का एक बात और कहना है। क्या कहना है उनका? कि पाठ्यक्रम के विषयों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए जिससे एक विषय के शिक्षण में दूसरे विषय का ज्ञान सहायक हो सके। तो एक विषय के शिक्षण में यानी एक विषय को पढ़ाने में दूसरे विषय से जो ज्ञान मिला है बच्चों को वो सहायता करे, ऐसा हमें बच्चों को शिक्षण कराना है। ऐसे हमें पाठ्यक्रम के विषयों को व्यवस्थित करना है, एडजस्ट करना है। अब इन्होंने तो ये बात कह दी, सह संबंध की बात कह दी, तो सह संबंध का सिद्धांत देने वाले, ये सह संबंध के बारे में सबसे पहले बात करने वाले कौन थे? हर्बर्ट महोदय। अब देखिए, हर्बर्ट के ही एक शिष्य हैं जिलर। इन्होंने इस सिद्धांत को और भी ज़्यादा विस्तृत कर दिया और इसे नाम दिया केंद्रीयकरण का सिद्धांत। ठीक है, तो अगर सह संबंध के पहली बार प्रयोग करने की बात से संबंधित प्रश्न उठे तो हमें हमारा उत्तर क्या होगा? हर्बर्ट महोदय ने ऐसा किया, या हर्बर्ट महोदय ने विषयों को, विद्यालयी विषयों को आपस में समन्वित करके यानी समन्वय उनमें पैदा करके
उनमें तालमेल बिठा के उनमें सह संबंध स्थापित करके पढ़ाने की बात कही। और इसके बाद अगर केंद्रीयकरण के सिद्धांत की बात करें तो उनके शिष्य ने ऐसा कहा जिसका नाम है जिलर। ये सिद्धांत क्या कहता है? केंद्रीयकरण का सिद्धांत। देखिए नाम में ही छिपा है, जो मुख्य इसका जो एक शब्द है वो है केंद्र। तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी एक विषय को शिक्षा का केंद्र बिंदु बनाना है। ठीक है, किसी एक विषय को शिक्षा का केंद्र बिंदु बनाकर अन्य विषयों का उसी के आधार पर शिक्षण कराया जाए। उसने समस्त विषयों में शिक्षा देने के लिए नागरिक शास्त्र को केंद्रीय विषय बनाया। ठीक है, तो जिलर ने क्या कहा कि समस्त विषयों को पढ़ाने के लिए, उसका ज्ञान देने के लिए, उसकी शिक्षा देने के लिए नागरिक शास्त्र को केंद्र में रखा जाना चाहिए। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि क्यों रखा जाना चाहिए? तो इसलिए रखा जाना चाहिए क्योंकि बच्चों नागरिक शास्त्र क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। नागरिक शास्त्र हम पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, मीनिंग नागरिक शास्त्र का हम पढ़ चुके हैं, इसका नेचर। तो हमें पता होना चाहिए कि नागरिक शास्त्र विषय का मुख्य उद्देश्य क्या है। नागरिक शास्त्र बात करता है नागरिकों के जीवन की। नागरिक शास्त्र बात करता है नागरिकों को आदर्श नागरिक बनाने की। तो नागरिक शास्त्र बात करता है विद्यार्थियों को आदर्श नागरिक बनाने की, उनमें नागरिकता का विकास करने की। तो यानी ये क्या करता है? ये हमारी वर्तमान जो स्थिति है, जो हमारी एक आदर्श नागरिकों का हमने निर्माण करना है, तो जो वर्तमान में आज ज़रूरत है जैसे नागरिकों की, उसका निर्माण करता है, वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करता है ये नागरिक शास्त्र। अब नागरिक शास्त्र का शिक्षण यानी नागरिक शास्त्र को केंद्र में रखना है, सेंटर में रखना है, और बाकी विषयों को उसके आसपास रख करके फिर शिक्षण कराना है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि नागरिक शास्त्र विषय का प्रमुख उद्देश्य आदर्श नागरिकों को बनाना, उनका निर्माण करना, या फिर हम ये कह सकते हैं बच्चों को आदर्श नागरिक के रूप में परिणित करना, उनमें नागरिकता का विकास करना, या फिर ये कह लो कि ये क्या करता है, ये विषय हम में अच्छे गुणों को लेकर के आता है। ठीक है, तो शिक्षा का क्या उद्देश्य है बच्चों? शिक्षा का उद्देश्य भी तो बालक का सर्वांगीण विकास करना ही है। और एक सर्वांगीण विकास युक्त बच्चा किसको बोलोगे? जो एक आदर्श नागरिक है। शिक्षा का उद्देश्य भी तो आदर्श नागरिकों का निर्माण करना ही है, बच्चों के चरित्र का निर्माण करना ही है, क्योंकि जब हम चरित्र की बात करते हैं तब हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं। तो शिक्षा का उद्देश्य और नागरिक शास्त्र का उद्देश्य दोनों मैच हो गए ना। तो इसलिए नागरिक शास्त्र को क्या करना चाहिए? केंद्र में रखना चाहिए। अब जब मैंने शिक्षा की बात की तो इसका मतलब शिक्षा देने के लिए बहुत सारे विषय अपनाए जाते हैं। हम बच्चे को विज्ञान पढ़ाते हैं, गणित पढ़ाते हैं, ठीक है, हिंदी पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं या संस्कृत पढ़ाते हैं, भाषाओं का ज्ञान देते हैं, मतलब इसके अलावा उसे सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं। तो एक बात देखो, ये जो विद्यालय विषय स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, तो ये विद्यालय विषय क्या करते हैं? शिक्षा के उद्देश्य को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से नागरिक शास्त्र का उद्देश्य, फिर उसके बाद शिक्षा का उद्देश्य, और शिक्षा के अंतर्गत सारे विषयों का उद्देश्य सेम ही तो है, समान ही तो है, बच्चों का चरित्र निर्माण करना और बच्चों को आदर्श नागरिक बनाना, उनमें नागरिकता का विकास करना। तो इसलिए जिलर का ये कहना है कि हमें क्या करना चाहिए? इस केंद्रीयकरण के सिद्धांत की पालना करते हुए नागरिक शास्त्र को केंद्र बिंदु मान करके बाकी विषयों का शिक्षण उसके साथ किया जाना चाहिए या समन्वय स्थापित करके किया जाना चाहिए। चलिए, ये था इसका कॉन्सेप्ट कि सह संबंध होता क्या है, किस तरह से ये शिक्षा जगत में आया, और ये सब कुछ। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे जो हमारा टॉपिक है नागरिक शास्त्र का अन्य विद्यालयी विषयों से सह संबंध। तो नागरिक शास्त्र विषय का किस किस विषय के साथ किस तरह से सह संबंध है, हम उसकी बात करेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहला जो पढ़ने जा रहे हैं, अच्छा एक चीज़ और इसमें जान लो, जो मैंने अभी तुम्हें बताया है ना, वही सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। देखो, नागरिक शास्त्र मानव के सामाजिक जीवन से संबंध रखता है, बिल्कुल हम इस बात को नकार नहीं सकते। इसीलिए इसमें जीवन के प्रत्येक अंग पर विचार किया जाता है। प्रत्येक शास्त्र का अध्ययन नागरिक के जीवन पर एक विशेष प्रभाव डालता है।
इसी एकीकरण को जानने के लिए हम विभिन्न सामाजिक शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। नागरिक शास्त्र के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य आदर्श चरित्र निर्माण तथा नागरिकता उत्पन्न करना है। उदाहरण के लिए नैतिक, आर्थिक, भौतिक, राजनीतिक, सामाजिक आदि। जब इन सब पहलुओं की शिक्षा समवेत रूप में, समवेत का मतलब संयुक्त रूप से, एक ही रूप में दी जाएगी, तभी हम अपने बच्चों का, छात्रों का चरित्र निर्माण कर सकते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि नागरिक शास्त्र का शिक्षण दूसरे विषयों के साथ समन्वय स्थापित करके ही किया जाना चाहिए। अभी जो मैंने बात बताई ना, वही यहाँ पे लिखी हुई है। बच्चे का नैतिक विकास, नैतिक शिक्षा उसको दी जाती है। आर्थिक विकास यानी कि हम उसको इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। फिर भौतिक यानी कि उसको ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। राजनीतिक में उसको पोल साइंस पढ़ाते हैं। सामाजिक में उसको एक सामाजिक यानी समाज से एसएसटी सब्जेक्ट जो अलग से होता है उसको पढ़ाया जाता है। अगर हम नागरिक शास्त्र की बात करें तो उसने तो एक लाइन कह दी, आदर्श नागरिकों का विकास करना और उनमें नागरिकता उत्पन्न करना। तो ये सारे पॉसिबल कैसे होंगे? जब उसमें नैतिकता होगी, जब उसमें उसको आर्थिक अपनी स्थिति का पता होगा, जब उसको भौतिक ज्ञान होगा, जब उसको राजनीति का ज्ञान होगा, जब उसको समाज का ज्ञान होगा, तभी तो उसके चरित्र का निर्माण होगा। तो इस तरह से नागरिक शास्त्र को केंद्र में रखा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मैंने ये कहा कि हम सबसे पहले नागरिक शास्त्र का कॉरिलेशन पढ़ेंगे, तो हम इतिहास के साथ उसका कॉरिलेशन पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला विषय है वो है सिविक्स एंड उसके साथ हिस्ट्री। तो सिविक्स और हिस्ट्री को किस तरह से जोड़ सकते हैं उसकी बात होगी यहाँ पे, इन दोनों में किस तरह से हम कॉरिलेशन बिठा सकते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहली चीज़, इतिहास क्या करता है? इतिहास हमें पहले जो घट चुका है, जो घटित हो चुका है, उसकी जानकारी देता है। हम सभी जानते हैं। तो इतिहास क्या है? मानव सभ्यता का कोश है। कोश का मतलब डिक्शनरी। एक डिक्शनरी है, जब भी पन्ने पलटोगे तो हम आपके सामने सारा का सारा सब कुछ पास्ट आ जाएगा। तो इतिहास मानव सभ्यता का कोश है, डिक्शनरी है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक उन्नति का विश्लेषण प्राप्त होता है। इतिहास भूतकाल का विश्लेषण करके वर्तमान को स्पष्ट करता है। अगर आपने कभी हिस्ट्री की कोई बुक पढ़ी हो या हिस्ट्री थोड़ी बहुत भी आप जानते हो, तो वहाँ पे हिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है वही ये कहता है कि इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। अगर ऐसा सवाल हो तो हमारा जवाब होना चाहिए क्योंकि यही है जो हमारे सामने भूतकाल को लेकर के आता है और हम वर्तमान काल में उसको देखते हैं और फिर भविष्य निर्धारित होता है कि पीछे ये हो चुका है, अब ऐसी ही स्थिति है, तो आगे क्या होने वाला है, इसका डिसीजन कैसे होगा, इसका पता कैसे लगेगा? तो इतिहास से पता लगेगा। तो इतिहास क्या करता है? भूतकाल का विश्लेषण करके वर्तमान को स्पष्ट कर देता है और इसके साथ ही भविष्य का मार्ग प्रदर्शित करता है। जो लाइन मैंने बोली वो ही ये कह रही है। अब देखिए, नागरिक शास्त्र क्या करता है? वो तो केवल वर्तमान की बात करता है, लेकिन वर्तमान की सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं दोनों को लेकर के चलता है। वो सामाजिक समस्याओं को भी लेकर चलता है, राजनीतिक समस्याओं को भी लेकर के चलता है। अब जरा एक चीज़ देखिए, इतिहास क्या दिखाता है? भूतकाल का विश्लेषण करता है, वर्तमान को स्पष्ट करता है, भविष्य के लिए मार्ग प्रदर्शित करता है। और नागरिक शास्त्र वर्तमान की बात करता है। अब वर्तमान को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो वर्तमान को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को, पृष्ठों को, पेजों को टटोलना पड़ेगा। इस प्रकार ही तो हम कहते हैं कि जिन विषयों का वर्णन हमें इतिहास में मिलता है, उन्हीं के आधार पर नागरिक शास्त्र के विषय बनाए जाते हैं। देखिए, वर्तमान हमारा जो है वो किस पर डिपेंड करता है? वो हमारा पास्ट कैसा रहा उस पर डिपेंड करता है। आपने देखा होगा, आप अपने जीवन में भी इसको चेक कर सकते हो। अगर वर्तमान स्थिति का आपने मूल्यांकन करना है कि वर्तमान में ये समस्या आई है, देखिए नागरिक शास्त्र क्या करता है? राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं की बात करता है। तो राजनीतिक समस्या या सामाजिक समस्या से आप सबसे पहले आ जाओ पारिवारिक समस्या पे। परिवार ही समाज की सबसे छोटी इकाई है। अगर परिवार में कोई समस्या है, आज वर्तमान काल में कोई समस्या दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, तो वो समस्या की आप जब समाधान निकालने जाओगे तो कहाँ पे जाओगे? पहले पास्ट में देखोगे ना, कहाँ से ये समस्या शुरू हुई थी।
तो जब भी हम वर्तमान की समस्या का हल निकालना चाहेंगे, जो कि नागरिक शास्त्र करता है, सामाजिक राजनीतिक समस्याओं की बात करता है, तो उसका निराकरण करने के लिए हमें हमेशा पास्ट में देखना पड़ता है कि ये शुरू कहाँ से हुई थी और क्यों हुई थी। तो ना चाहते हुए भी वर्तमान को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को टटोलना ही पड़ेगा, और ऐसा ही नागरिक शास्त्र को करना पड़ता है। इसीलिए जो नागरिक शास्त्र है उसके जो भी विषय हैं वो इतिहास पर ही डिपेंडेड होते हैं, उसके आधार पर ही विषय बनाए जाते हैं। जो टॉपिक होते हैं नागरिक शास्त्र के, यानी जो हमारी राजनीतिक सामाजिक समस्याएं होती हैं वही तो टॉपिक होते हैं उसके, क्योंकि इतिहास राजनीतिक स्वतंत्रता का संग्राम है। इस प्रकार इतिहास नागरिक कर्तव्यों की सूची है। बिल्कुल सही चीज़ है, बिल्कुल सही लाइन है ये। इतिहास नागरिकों के कर्तव्यों की सूची ही तो पेश करता है हमारे सामने, और वैसे नागरिकों का निर्माण करना, उनमें नागरिकता का विकास करना, ये किसका काम है? तो ये काम है नागरिक शास्त्र का। और आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और पढ़ते हैं और क्या चीज़ है। तो नागरिक शास्त्र के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक संघर्षों और कलह को दूर करके आदर्श समाज की स्थापना करना। नागरिक शास्त्र तो यही कहता है कि जो समस्याएं हैं उनको दूर करो और एक आदर्श समाज की स्थापना करो। तो आदर्श समाज कैसे बनेगा बच्चों? आदर्श नागरिक ही तो आदर्श समाज की स्थापना करेंगे। और अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो आदर्श सामाजिक जीवन की स्थापना तभी की जा सकती है जब हमें प्राचीन समाज और उसके आदर्शों का ज्ञान हो, है ना। प्राचीनता को देख के ही तो हम आज में आदर्श समाज की स्थापना कर सकते हैं। तो प्राचीन समाज को देखना बहुत ही ज़रूरी है। अब ये प्राचीन समाज को उपलब्ध कौन कराएगा? प्राचीन समय में जो चीज़ें थी, जो आदर्श थे, जो मूल्य थे, उनके बारे में पता कहाँ से चलेगा? तो उनका पता लगाएगा, उनको पता हम तक पहुंचाने का काम करेगा इतिहास। तो इनका पता लगाने के लिए, इनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें इतिहास का सहारा लेना पड़ेगा। पूर्वजों के आदर्शों, उदाहरणों, सफलताओं, असफलताओं तथा त्रुटियों से हमें आदर्श समाज की स्थापना करने में बहुत सहायता मिलेगी, जो कि नागरिक शास्त्र विषय का उद्देश्य है। इतिहास क्या है बच्चों? तो इतिहास एक प्रयोगशाला के समान है। ठीक है, इतिहास क्या है? एक लैब है, एक प्रयोगशाला के समान है, जिसमें मानव द्वारा भिन्न भिन्न युगों में अपने प्रयोग किए गए। इस लैब में मानव ने क्या किया? प्रयोग किए बहुत सारे, और अब इन प्रयोगों के द्वारा जो परिणाम निकले हैं उनका नागरिक शास्त्र क्या करता है? उपयोग करता है। यानी इतिहास में जो कुछ घटित हो चुका है, वर्तमान समय की समस्याओं को हल करने में नागरिक शास्त्र इतिहास का सहारा लेकर के उन समस्याओं को हल करता है। यही तो लाइन लिखी हुई है। और इस विवेचना को ही हम क्या कहते हैं? आदर्शात्मक रूप में प्रस्तुत करता है। आदर्श आत्मक, यहाँ पे अलग अलग लिखा हुआ है, आप इससे इकट्ठा लिखेंगे आदर्शात्मक। आदर्शात्मक रूप में प्रस्तुत करता है, और इस आदर्शात्मक रूप को वह इतिहास से ग्रहण करता है। यानी आदर्श क्या है, वो कहाँ से मिलेगा, कहाँ से उसको पता चलेगा? इतिहास से। नागरिक शास्त्र का शिक्षक इतिहास का सहारा लेकर अपने छात्रों में आदर्श नागरिकता के गुणों को विकसित करता है। उदाहरण के लिए स्वदेश प्रेम, यानी अपने देश के प्रति प्रेम आदर्श नागरिकता में आता है कि नहीं आता है? ऐसा अगर हम बच्चों को आदर्श नागरिक बनाएं तो उनमें देश प्रेम की भावना होनी चाहिए ना, स्वदेश प्रेम होना चाहिए। तो ठीक है, वो इतिहास से इसको लेकर के आता है। वो इसके लिए क्या करता है बच्चों? इसके लिए वो उनको क्या सुनाता है? कहानियाँ सुनाता है, उनको जीवनियाँ बताता है। और ये सारी हमें उपलब्ध कैसे होती हैं कि प्राचीन काल में कौन से नेता ने क्या किया, या फिर कौन से महापुरुष ने क्या किया, ये कहाँ से पता चलता है? ये इतिहास से पता चलता है। ठीक है, इसके अलावा त्याग, सेवा, सहयोग, न्यायप्रियता, सत्यता, विनम्रता, कर्तव्यपरायणता आदि गुण। आदर्श नागरिक का निर्माण करना है नागरिक शास्त्र ने, तो उसको अपने नागरिकों में ये सारे गुण लाने पड़ेंगे। अब ये सारे गुणों के लिए सामग्री कहाँ से आएगी? तो ये सारी सामग्री आएगी इतिहास को जिसे लैब माना गया है उस लैब से। तो लैब कौन सी है? इतिहास। तो इतिहास के पन्नों को टटोल करके, और ये सारी की सारी सामग्री जो आदर्श नागरिक बनाने का सामान जिसके पास है, वो काम जो करती है आदर्श नागरिक बनाने का, तो सामग्री कौन देगा? इतिहास देगा।
इतिहास ही विभिन्न महापुरुषों की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जो भी हमारे महापुरुष हैं तो उनके जिन्होंने ऐसा किया, ये सब जिनमें ये सारे गुण थे, त्याग, सेवा, सहयोग, न्यायप्रियता, सत्यता, विनम्रता, कर्तव्यपरायणता, ये सारे जिनमें गुण थे उनके बारे में हमें जानकारी देगा इतिहास। और फिर बच्चों को इसी इतिहास का सहारा लेकर के हम बच्चों में भी ये गुण डेवलप कर देंगे और फिर हमारे बच्चे कैसे बनेंगे, हमारे जो विद्यार्थी हैं वो कैसे बनेंगे, आदर्श विद्यार्थी, और उनमें आदर्श नागरिकता का विकास हो पाएगा। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इतिहास से पृथक करके, इतिहास से अलग करके हम कभी भी अगर नागरिक शास्त्र को पढ़ाते हैं, उसका अध्ययन कराते हैं, उसका शिक्षण कराते हैं, तो वो सार्थक नहीं है बल्कि वो निरर्थक है। इसलिए हमें नागरिक शास्त्र और इतिहास को आपस में सह संबंधित करके ही पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो आज हमने देखा कॉरिलेशन सिविक्स और हिस्ट्री का, नागरिक शास्त्र तथा इतिहास का सह संबंध। और इसके अलावा हमें सिर्फ इतना ही नहीं देखना है, हमें इसका विभिन्न विद्यालय विषयों से, हम इसका समाज शास्त्र से किस तरह से सह संबंध है वो पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स के साथ, ज्योग्राफी के साथ, जर्नल साइंस के साथ। नागरिक शास्त्र साइंस से भी संबंधित है, इसीलिए तो इस पे हमने एक बात की थी ना कॉन्सेप्ट में कि ये इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर विज्ञान है ये या फिर कला है, तो हम इस पे विस्तार से बात कर चुके हैं। तो इसका कॉरिलेशन देखेंगे जर्नल साइंस के साथ, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस के साथ, लिटरेचर के साथ, इन सब के साथ हमने पढ़ना है। लेकिन आज की क्लास में केवल इतना ही, अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे। ठीक है, गॉड ब्लेस यू।